तो उसी तरीके से पाकिस्तान में लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है, बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार है। और दूसरे गरीबी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कि वो लोग कभी सरकार से अपनी आवाज़ उठा के बोल ही नहीं पाते हैं। तो और आप कह सकते हो कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जिन्हें आतंकवादी की माता कहा जाती है। समझ रहे हो, आतंकवादी की माँ है पाकिस्तान एक तरीके से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंकवाद जन्म देने वाला देश कौन है? पाकिस्तानी है। और 1989 में वापस आ गई, चुप करा के नहीं आई दोस्तों, गई और असफल होकर आ गई। जब तुम ससुरे लोग हमारे देश के लोगों को मारोगे तो हम क्या चुपचाप तुम्हारी मदद, ऊपर से हम अपने देश के लोगों को मार के वहाँ बचाने जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। 90 की चाहे किसी धर्म को, आज पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो केवल इस्लाम धर्म को बढ़ावा देता है, यानी मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देता है। वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन सबको मारता है। पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ा? जब ऐसे मारेगा अंतर्राष्ट्रीय देश जो लोग हैं उनका साथ ही नहीं देंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 5 समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कईयों बार पेपर में आए हैं। तो ये क्वेश्चन है कौन सा दोस्तों? पहला क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका में चल रहे जातीय संघर्ष किस तरीके से उत्पन्न हुए और किस तरीके से खत्म हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यही नहीं, अगर आप कॉलेज में भी जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। सेमेस्टर 3 और 4 में समझते हैं कि ये होगा क्या, कि पाकिस्तान में क्या कारण है कि लोकतंत्र आज तक स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुआ है। दोस्तों पहले थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया है क्या और उसके बाद समझेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों दक्षिणी एशिया का मतलब ये है कि एशिया महाद्वीप, आपको मैप दिख रहा होगा ये वाला, इधर वाला, तो इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देशों को हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी एशिया, जिसमें कुल 7 देश आते हैं। दोस्तों कितने देश आते हैं? 7। और वो 7 देश कौन कौन से हैं तो समझते हैं। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 7 देश आते हैं किसमें? दक्षिणी एशिया में। अगर आप इनके इतिहास को देखोगे तो इन सभी देशों में कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन रहा है। जैसे कि बात की जाए मालदीव की, तो मालदीव 1968 तक संतुलन था, लेकिन अब वहाँ पे लोकतंत्र आ गया। नेपाल में पहले राजतंत्र था, 2015 के बाद लोकतंत्र आ गया। ऐसे भूटान में राजतंत्र है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो आज़ादी के बाद से कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन रहा है। लेकिन भारत और श्रीलंका में बात की जाए तो आज़ादी के बाद से लोकतंत्र रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कारण है कि पाकिस्तान के अंदर कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन रहा है और आज तक कभी भी लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाया। तो ये करके समझते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने कारण, पहला कारण तो यही है कि भूस्वामी और धर्मगुरु का दबदबा। पहला पॉइंट कौन सा दोस्तों? भूस्वामी और धर्मगुरु का दबदबा। पाकिस्तान की जो जनता है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भूस्वामी और धर्मगुरु में बटी हुई है, जिनके कारण इन सभी का सामाजिक दबदबा बना रहता है। कैसे दोस्तों? समझिए, राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? समझिए कि मान लीजिए आपके गांव का कोई बहुत बड़ा ज़मींदार है और उसके पास कम से कम ना 10,000 लोग काम कर रहे हैं। वहीं गांव का एक बहुत बड़ा मौलवी हो गया या पंडित हो गया, ये सब क्या देते हैं? अपने उपदेश मतलब बताते हैं अच्छी चीज़ें, और उसके कॉन्टैक्ट में लगभग 10-15 हज़ार लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक पार्टी इनके खिलाफ जल्दी कार्रवाई नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक का बहुत बड़ा जरिया बन जाता है कि वहाँ से हमें क्या मिल सकता है? वोट मिल सकता है। इसलिए पाकिस्तान में भूस्वामी धर्मगुरु में जनता जो है बटी हुई है। दूसरा, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। अस्थिरता मतलब हुआ क्या है कि 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ और इसकी मृत्यु तय है, एक न एक दिन मरेगा, 100 साल पुराने से पहले। तो पाकिस्तान जब 1947 बना तो 1947 के बाद से ही पाकिस्तान में क्या हुआ? वहाँ पे कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन रहा है। क्योंकि जब लोकतंत्र आया तो वहाँ के लोकतंत्र को गिराकर यहाँ पर सैन्य शासन क्या कर दिया गया? कायम कर दिया गया 1947 के बाद से ही। दूसरा, पाकिस्तान के अधिकांश जनसंख्या, पूरी नहीं कह रहा मैं, अधिकांश कह रहा हूँ, पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या जो है वो निर्धन और अज्ञात है। निर्धन का मतलब ज़्यादा है, गरीब है, और अज्ञात मतलब पढ़े लिखे ही नहीं है। इसी वजह से इनका राजनीतिक के अंदर, कहाँ पे दोस्तों? राजनीतिक के अंदर कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रह पाती। समझो कैसे? मान लो कोई राजनीतिक पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी, अब इस पार्टी में इसने चुनाव जीत गई और सत्ता में आई। इन्होंने बोला कि हम जनता के लिए करेंगे, वो करेंगे, और वास्तव में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब समझिए कि कोई गरीब आदमी या अनपढ़ गंवार आदमी सरकार जाके पूछेगा कि तुमने क्या क्या नहीं किया। आप एग्जाम्पल है ना, क्या कभी, अच्छा यहाँ तो गरीब की बात हो रही है,
पढ़े लिखे लोग गांव में जाओ कभी मुखिया को बोलना, जाके पढ़े लिखे हो जाके बोलना मुखिया को कि तुमने हमारे घर में ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, मारे गए चाटा खींच के अलग से मुखिया, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से पाकिस्तान में लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है, बिल्कुल ही अनपढ़ गवार है। और दूसरे गरीबी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर कि वो लोग कभी सरकार से अपनी आवाज़ उठा के बोल ही नहीं पाते हैं। तो पाकिस्तान की जनसंख्या निर्धन अज्ञात है, जिसके कारण ये राजनीति के अंदर भी बहुत बड़ी भूमिका अदा भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, इनके ऊपर इनका दबदबा, भूस्वामी धर्म का दबदबा रहता है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा इसके अंदर भी भूमिका अदा करना भी नहीं चाहते हैं। अगला, आतंकवाद का बढ़ता स्तर। तो पाकिस्तान में निरंतर आतंकवाद का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और आप कह सकते हो कि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जिन्हें आतंकवादी की माता कहा जाती है, समझ रहे हो। आतंकवादी की माँ है पाकिस्तान एक तरीके से। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आतंकवाद जन्म देने वाला देश कौन है? पाकिस्तान ही है। उसने तालिबान को जन्म दिया, तहरीके तालिबान को जन्म दिया। अब आज दुनिया भर देख रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, क्या वहाँ के लोग नहीं हैं? बलूचिस्तान के लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, क्या वहाँ के लोग नहीं हैं? तो पाकिस्तान में जो है ना आतंकवाद का निरंतर स्तर बढ़ता ही जा रहा है। और पाकिस्तान की जनता के साथ साथ सरकार को भी डर है। अब देख रहे हो, पहले सरकार ने इसको जन्म दिया, अब सरकार को डर इसलिए है कि सरकार के पास परमाणु हथियार है, और जिस दिन ये परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में लग गया उस दिन पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाना है। तो पहला पॉइंट, भूस्वामी और धर्मों का दबदबा। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक अस्थिरता। तीसरा पॉइंट, निर्धनता और अज्ञानता। चौथा, आतंकवाद का बढ़ता स्तर। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अभाव। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएनओ जैसे जो बड़े मुख्य वो हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये सब भी पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि वहाँ पे लोकतंत्र आए। जिस तरीके से पाकिस्तान में पहिया चल रहा है और चल रहा है, वो दिलचस्पी रखेंगे क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी लोकतंत्र आए नहीं, ताकि सैन्य शासन रहे और यहाँ की जनता बगावत करे उसकी सरकार के खिलाफ। और जनता को बगावत करने के चाहिए क्या? हथियार में क्या चाहिए? गोला बारूद, AK-47 बंदूक, यही तो चाहिए। और एक दे कौन देता है? अमेरिका और पश्चिम देश, उनसे उनकी कमाई भी जाती है। इसीलिए देखा जाए ना तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बहुत बड़ा अभाव रहता है। तो आप पेपर में तो ये लिखोगे कि यूएन संस्था भी पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित करने में असफल रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो आपको मालूम ही है कि ये पश्चिम मुल्क और ये बाकी देश जो हैं अपना हथियार बेचना चाहते हैं। किसको? पाकिस्तान की जनता को। इसलिए वहाँ स्थायी रूप से लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं पाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से स्थापित क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। क्या दोस्तों? श्रीलंका में जातीय संघर्ष। अब ये जातीय संघर्ष क्या होता है समझो। दो जातों के बीच चल रहे संघर्षों को श्रीलंका के जातीय संघर्ष कहते हैं। श्रीलंका की पहले डेमोग्राफी को समझते हैं दोस्तों। श्रीलंका जो है भारत के सबसे दक्षिणतम हिस्से में आता है। ये श्रीलंका, मैंने मैप इंडिया का छोटा बना दिया, ये बना दिया श्रीलंका। अब श्रीलंका जो है जब ये आज़ाद हुआ था तो यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ कहाँ से। याद रखना, भारत के नीचे में आता है श्रीलंका। रावण याद है ना, रावण वहीं का था, श्रीलंका का ही था, और राम जी मार के आ गए थे उसको। अब समझते हैं कि करके श्रीलंका में की आज़ादी। पहला पॉइंट, श्रीलंका जो है था वो जिस तरीके से भारत ब्रिटिश का गुलाम था उसी प्रकार श्रीलंका ब्रिटिश का गुलाम था। और सन 1948 में श्रीलंका को क्या मिली थी? आज़ादी। और आज़ादी मिलने के बाद यहाँ पे जनसंख्या देखी जाए तो वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन मुख्य रूप से जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या दो समुदायों में बटी हुई थी। एक थी दोस्तों सिंगली और दूसरे थे जो भारतीय तमिल थे। कौन थे दोस्तों? भारतीय तमिल। तो बहुसंख्यक में सिंगली, ये क्या थे? बहुसंख्यक। क्या थे दोस्तों? बहुसंख्यक। और अल्पसंख्यक में थे भारतीय तमिल। यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा, भारतीय तमिलों द्वारा आरक्षण की मांग, डिमांड ऑफ रिजर्वेशन बाय इंडियन तमिल्स। अब समझो हुआ क्या, जैसे श्रीलंका आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद श्रीलंका ने आज़ादी हुई, चुनाव हुआ, चुनाव क्या? सिंगली समुदाय की सरकार बनी। किसी सरकार बनी? सिंगली की। और जैसी सरकार बनी उन्होंने 1956 में कानून लाया। अब 56 में कानून था, 56 में ये लाया गया कि अब श्रीलंका के अंदर सरकारी नौकरियाँ और जितनी भी नौकरी होती है उन सभी प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिन्हें सिंगली भाषा आएगी। अब भारतीय तमिलों को सिंगली तो आती नहीं है क्योंकि तमिल के लोग थे और तमिल जानते थे। तो इसके द्वारा क्या हुआ? भारतीय तमिलों द्वारा आरक्षण की मांग हुई कि ऐसा मत कीजिए, हम सब कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में इन्होंने नहीं माना। अब गुस्से में आ गए कौन? श्रीलंका की भारतीय तमिल सरकार, तमिल के लोग गुस्से में आ गए, जिसके कारण उन्होंने एक संगठन बनाया, इसका नाम रख दिया लिट्टे। और सन 1983 में, डेट याद रख चलना है, सन 1983 में भारतीय तमिलों द्वारा लिट्टे की स्थापना कर दी जाती है। लिट्टे जो होता है ये एक प्रकार का उग्र तमिल संगठन होता है जो श्रीलंका की सरकार से लड़ाई करना चाहता है। क्या करना चाहता था? लड़ाई करना चाहता था अपने अधिकारों को लेके। अब जो लिट्टे वाले थे, अब लिट्टे वाले थे कि ये श्रीलंका आप देख रहे हो, इसका ऊपरी हिस्सा, ये इसे बोल सकते हो श्रीलंका का उत्तरी पूर्वी हिस्सा, या फिर आप बोल सकते हो इसे जाफना।
जाफना। दोस्तों इस पूरे जाफना में श्रीलंका के अंदर लिट्टे वालों यानी भारतीय तमिलों का दबदबा था और इसी से ये लड़ना चाहते थे पूरी श्रीलंका की सरकार को। तो हुआ क्या था, 1983 में लिट्टे की स्थापना की थी। लिट्टे एक उग्र तमिल संगठन था जो श्रीलंका की सरकार से सशस्त्र संघर्ष करना चाहता था। अब आपसे लिट्टे की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो लिट्टे क्या रखना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। क्या दोस्तों फुल फॉर्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम फुल फॉर्म। तो यहाँ तक समझ आ गया श्रीलंका की आज़ादी जनसंख्या की तरफ से बढ़ी थी, फिर राष्ट्रीय भाषा घोषित करते सिंगली को, फिर भारत में आरक्षण की मांग हुई, नहीं सुना गया, तो 1983 में लिट्टे की स्थापना कर दी गई और लिट्टे एक उग्र तमिल संगठन था श्रीलंका से लड़ना चाहता था। अब श्रीलंका उब चुका था क्योंकि जो ये भारतीय तमिल थे कुत्ता बना के मार रहे थे श्रीलंका के सिंगली वाले लोगों को और करो रिजर्वेशन की मांग। तो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा इंडिया को कि सर जी सुनिए, आपने क्या करिए, इन लोगों को शांत करा दीजिए, हम हमको क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे। तो ऐसे में भारत के लोगों को मारा, अत्याचार किया, तो भारत का साथ देगा, नहीं देगा। भारत ने कहा ठीक है हम आपको साथ देंगे। तो भारत ने अपनी शांति सेना भेज दी, कब, 1987 में भेजी और 1989 में वापस आ गई। चुप करा के नहीं आई दोस्तों, गई और असफल होकर आ गई। जब तुम ससुरे लोग हमारे देश के लोगों को मारोगे तो हम क्या चुपचाप तुम्हारी मदद, ऊपर से हम अपने देश के लोगों को मार के वहाँ बचाने जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। 1987 में क्या हुआ कि भारत की शांति सेना गई, वहाँ पे गई और वो असफल होकर 1989 में क्या आ गई, वापस आ गई। कहाँ पे, इंडिया में, और ये अपने काम में क्या हो गया, असफल। श्रीलंका भी समझ गया कि भारत बहुत तेज है कि अपने उसके लोगों पर अत्याचार किया, इसलिए चुपचाप शांति होकर चल गई। क्योंकि दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जो विश्व शांति बनाना चाहता है। इवन एग्जाम्पल लो, जब 1960 का दशक, ये तो फिर 1927 चल रहा है, 1960 के आसपास में कांगो, अफ्रीका के देश से बहुत बड़ा कांगो, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी और उस समय भारत की शांति सेना गई थी वहाँ पे लड़ाई रुकवाने के लिए। उस पूरे देश के अंदर लड़ाई इतना कह रहे हैं ना, कई लाख लोग, नदियाँ बह गई थी खूनों की, वहाँ पे जाकर इसने शांति करवाई। कहाँ पे, कांगो जैसे देशों में। तो श्रीलंका तुम्हारा पड़ोसी देश है, हम भी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तुम हमारे ही लोगों को मारोगे और हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो भारत की शांति सेना गई, आपको पेपर में ये लिखना है कि 1987 में भारत की शांति सेना गई वहाँ पे लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन 1989 में वो असफल होकर वापस आ गई इंडियन कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स। तो श्रीलंका समझ गया। उसके बाद श्रीलंका ने अपना ली मध्यस्थता की नीति। कौन सी थी दोस्तों, मध्यस्थता की नीति। इस मध्यस्थता की नीति में था क्या दोस्तों, सन 2001 में जिस तरीके से एक देश है नॉर्वे, कौन सा देश है दोस्तों, नॉर्वे, और दूसरा है आइसलैंड। कौन सा दोस्तों, आइसलैंड। अब मैप में समझो क्योंकि तुक्का मारने से कुछ नहीं होता, आपको याद ही करना पड़ता है। देखो मैंने यहाँ दो गैप गोला बना दिया है, एक यूरोप के देश है, ये है नॉर्वे और ये है आइसलैंड। कौन से दो देश हैं दोस्तों, देख लो ध्यान से, एक है नॉर्वे और दूसरा है आइसलैंड। नॉर्वे और आइसलैंड के अंदर भी इसी प्रकार से जातीय संघर्ष था और उन्होंने एक मध्यस्थता की नीति के तहत सारे जातीय संघर्ष खत्म कर दिया। तो श्रीलंका ने ये सोचा क्यों नहीं दोस्तों एक हाथ बढ़ाया जाए, क्योंकि आपने सुना ही होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी जब हम साथ मिलकर चलेंगे तो अर्थव्यवस्था भागेगी, हर चीज़ अच्छा होगा, लेकिन साथ ही नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ेगा। इसी श्रीलंका ने सन 2001 में नॉर्वे और आइसलैंड की तरह मध्यस्थता की नीति को अपना लिया और जैसी मध्यस्थता की नीति को अपनाया उसके बाद श्रीलंका में जातीय संघर्ष धीरे धीरे कम होते ही चली गई। लेकिन एक चीज़ याद रखना, और अगर आप CGL UPSC की तैयारी करते हो, चाहे कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ये डेट याद रखना, श्रीलंका में जातीय संघर्ष यहाँ खत्म तो हो गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से सन 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद वहाँ पे गृह युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष कैसे चला। पहले आज़ादी मिली, दो समुदाय थे, एक समुदाय को बहुत ज़्यादा आरक्षण दिया, मांग दिया, यही हुआ। फिर दूसरा आरक्षण दिया, फिर लोगों के बीच घृणा पैदा हुई, लिट्टे की स्थापना हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और ऐसे जाके उन्होंने मध्यस्थता की नीति अपना ली। दोस्तों याद रखना, जब जब किसी समुदाय में किसी एक लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो ऐसी बगावत उठते ही जाएगा। तो साथ मिलकर चलना, क्योंकि इंसान कोई धर्म नहीं होता, वो सिंगली भाषा बोलते थे, वो बौद्ध धर्म के थे, कोई मतलब नहीं बनता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। जिस दिन देश के अंदर सभी मिलकर रहेंगे इकट्ठा, उस दिन देश का विकास होगा। लेकिन जब कोई एक ही वर्ग अपनी मांग करेगा ना दोस्तों, तो उस देश के अंदर हमेशा लड़ाई बढ़ेगी, चाहे किसी धर्म को। आज पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा पा रहा, ये पाकिस्तान जो है वो केवल इस्लाम धर्म को बढ़ावा देता है, यानी मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देता है। वहाँ पे हिंदू सिख ईसाई जैन सबको मारता है। पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ा, जब ऐसे मारेगा अंतर्राष्ट्रीय देश जो लोग हैं उनका साथ ही नहीं देंगे, इसलिए तो पाकिस्तान आज नीचे डूबता ही जा रहा है। आई होप ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों यार तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।